हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के चैनल पे। आप लोग को मैं बता दूं कि आज आपके सामने एक बेहतरीन सीरीज़ को लेकर आए हैं जिसका नाम है घटना चक्र बीपीएससी का प्रीवियस ईयर, जिसमें 68वीं से लेकर देखेंगे यहाँ पे 68वीं से लेकर 38वीं से लेकर 68वीं तक के प्रश्न को समाहित किया गया है। कहाँ तक का? 68वीं तक के प्रश्न को समाहित किया गया है। इसमें हम कवर करेंगे आज मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट को बारी बारी से कवर करेंगे और इसको बीपीएससी के एग्ज़ाम से पहले ही करा दिया जाएगा। कोशिश रहेगी, मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि इसको बीपीएससी एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर दें। तो चलिए, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत से। ठीक है, आधुनिक भारत को पहले कर लेते हैं। आधुनिक भारत 2 या 3 पार्ट में होगी, एक पार्ट में करना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बड़ा और लेंदी हो जाएगा तो फिर देखने में भी मज़ा नहीं आता है। चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो बात करेंगे पुर्तगाली वायसराय की, तो ये बन गए थे, कौन बने थे? अल्मीडा बने थे। फ्रांसिस्को द अल्मीडा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर बने, जिसकी कार्यकाल की बात करेंगे तो 1505 से लेके 1509 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो इसका उपयोग पुर्तगाली किया करता था। कौन करता था? पुर्तगाली क्या करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंग्रेज में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी, जिसमें से 400 मनसब भी प्रदान किए थे जहांगीर ने। बात करेंगे जहांगीर की, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वह आगरा के मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट किया। कहाँ भेंट किया? आगरा में किया, मुगल सम्राट से। पूछता है क्वेश्चन कि जहांगीर से जेम्स ये क्या बोलते हैं, हॉकिंस ने कहाँ भेंट किया था? तो आगरा में किया था। और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की है। 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये सूरत में की थी। कहाँ की थी? सूरत में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। थॉमस रो की बात करेंगे तो जहांगीर के काल में आया था। कब आया था? 1615 ईस्वी में जहांगीर के काल में आया था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया। तो ये 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री को पटना में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बहादुर शाह जफर। एक सेकेंड, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये हो जाएगा हमारा औरंगजेब हो जाएगा। सॉरी, बहादुर शाह जफर नहीं होगा, औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारक है। पूछ रहा है कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो ये हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण हो गया था, जिसके कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। बात करेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध की,
प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो 1746 से 48 तक चली थी, और बात करेंगे ये 1746 से 48 तक चली थी। जो उत्तराधिकारी का युद्ध आरंभ हुआ था कब? 1740 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1760 का प्रसिद्ध बॉन्डीवास का युद्ध अंग्रेजी द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। बॉन्डीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था, और अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलूर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? तो किस वर्ष हुई थी? बात करेंगे तो ये 1784 में हुई थी। कब हुई थी? 1784 में हुई थी। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलूर की संधि के तहत कब हुआ था? तो ये द्वितीय मैसूर युद्ध के तहत हुआ था। द्वितीय मैसूर युद्ध के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पे हराया था? स्वावलंबी के स्थान पे हराया था तो ये थॉमस बेस्ट हराया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होता था? तो बिहार से। सोरा और अफीम की प्राप्ति बिहार से होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत के कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये भी बिहार हो जाएगा हमारा। कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। देख लीजिए 47वीं प्री में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये मोहम्मद राजा खान को बनाए थे। किसे बनाए थे? मोहम्मद राजा खान को उप दीवान बनाए थे। कहाँ का? तो ये मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और बिहार के लिए बनाए थे सीताब राय को। किसको बनाए थे? सीताब राय को बनाए थे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब प्रदान की थी? तो ये 12 अगस्त 1765 को किया था। कब किया था? 12 अगस्त 1765 को किया था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा क्या थी? कहाँ से कहाँ थी? तो ऑप्शन दिया है चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशेवर से वाराणसी, पेशावर से बिहार। तो इसका स्टार्ट दिया हुआ है, देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ। डिस्क्रिप्शन को हम लोग पढ़ते हैं इसको। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध है कि सल्तनत शाह आलम आज दिल्ली का पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। तो इस प्रश्न को जो है बाहर कर दिया है आयोग ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ये शाह शुजा से प्राप्त किए थे। किससे प्राप्त किए थे? शाह शुजा से प्राप्त किए थे। शाह शुजा से प्राप्त किए थे। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी को बनाई थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। यह जैकोबिन क्लब की स्थापना भी किया था और उसका सदस्य बना। साथ ही अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेश राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनका सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भी भेजे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो किसके साथ किया था? अभी जस्ट पढ़े हम लोग, टीपू सुल्तान के साथ किया था। कब हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये कैप्टन एस्लिमन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन किया गया था। कैप्टन एस्लिमन के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे?
विलियम बेंटिक ने कौन कौन प्रारंभ किया था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कौन कौन सा है? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोह। तो ये हमारा जो हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि 1, 2 और 4, सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोह का दमन, ये हमारा सही हो जाएगा। और बात करेंगे धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के आधार पे 1850 में हटाया गया था। कब हटाया गया था? 1850 में हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकार किया था? अधिकरण कौन कर लिया था सिंध का? तो ये नेपियर कर लिए थे। कौन किए थे? नेपियर किए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक की बात करेंगे तो सर लियोनो कार्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन का जनक सर लियोनो कार्टिस को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो सभी को पता है इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाई गई थी। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ये बकासत भूमि की वापसी की मांग थी। क्या थी? बकासत भूमि की वापसी की मांग। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बात करेंगे 1857 की। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो ये दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। पुराने लोहे वाले बंदूक को हटाकर नवीन एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो बिहार से किसने किए थे? तो वीर कुंवर सिंह किए थे बिहार से नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फिर सेम रिपीट क्वेश्चन है, तो इसमें भी कुंवर सिंह हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे कि जगदीशपुर ने किस वर्ष से 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों के नेतृत्व 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये कुंवर सिंह किए थे। इसमें भी वही दिया हुआ है। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। ये कहाँ के? जगदीशपुर के राजा थे। कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के राजा थे। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। बिहार के जगदीशपुर ग्राम 1777 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायकत्व के कारण इन्हें बिहार सिंह का सिंह के नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित रखते थे? तो ये जगदीशपुर, आरा के जगदीशपुर से संबंध रखते थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो आरा से शामिल हुए थे। किस जगह से शामिल हुए थे? आरा से शामिल हुए थे। आरा से शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? बात करते हैं किसने भाग लिया था उसके बारे में पूछ रहा है। तो नाना साहब कानपुर से सही है, बेगम हजरत महल लखनऊ से सही है, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से सही है। अब बेगम जीनत महल दिल्ली से बात करेंगे तो देखते हैं इसको, इसमें कौन कौन सा सही है। ठीक है,
ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ मई में 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी, ये बिल्कुल सही है हमारा। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे, ये भी सही है। और फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे, ये भी सही है। जबकि बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट की पत्नी बेगम जीलत महल, अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्पों में से उचित उत्तर ई होगा। ठीक है, तो हमारा सारा का सारा सही हो जाएगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये हो जाएगा हमारा राजपूत कुंवर सिंह, इसमें भी कुंवर सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कहाँ रहा था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें से बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ रहा था? तो बात करेंगे इसकी, कहाँ रहा था इसमें, ये हमारा धीरपुर में रहा था। कहाँ रहा था? धीरपुर में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? तो ये कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये बिहार प्रांत से किए थे। किस प्रांत से किए थे? बिहार प्रांत से किए थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह किए थे, कुंवर सिंह किए थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह किए थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे? तो इसमें हो जाएगा हमारा मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है? किस उर्दू कवि ने देखा है? तो ये मिर्जा गालिब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मिर्जा गालिब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? बात करेंगे इसमें कारण नहीं था तो देखते हैं। तो ये ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज़ों पर यात्रा करने के लिए सिपाही को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। तो ये हमारा कारण नहीं था। अधिकारियों का जो अक्षमता था ये हमारा नहीं था। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। अंग्रेजी अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारणों सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हो गई थी? तो इनकी मृत्यु जो है ग्वालियर में हो गई थी। कहाँ हुई थी? ग्वालियर में रानी झांसी की मृत्यु हो गई थी। बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी स्थित है। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? हमको ये देखना है। तो खेतिहर मजदूर, साहूकार और उसके बाद क्या कर रहा है? कृषक, जमींदार। तो बात करेंगे हम इसको, तो हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4 में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साहूकार एवं जमींदार ने भाग नहीं लिया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। 1857 के विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेटे में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों के शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज का सक्रिय सहायता की थी। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया।
किसने यह किया था, कहा था? तो कैनिंग ने कहा था। तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कोलकाता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोही के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदार, जिसको बड़े जमींदार कहते हैं, ने अंग्रेज से आश्वासन पाकर उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया, यह बोलकर कि उसकी जागीरें वापस कर दी जाए और विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमले का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा से प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह को साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उसकी सहायता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, हमको ये देखना है। तो देखते हैं, 1857 में दरभंगा के 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेज की मदद की। अगला है हमारा कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और इटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेज की मदद की। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, 1857 में दरभंगा, डुमराव और इटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसों से अंग्रेज की मदद की, आदमियों से नहीं। तो देखते हैं हमारा कौन सा कथन सही है। एक और कथन है, देख लेते हैं इसको। 1857 में दरभंगा, डुमराव और इटवा के महाराजा और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेज का विरोध किया। तो ये हमारा इसके संबंध में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे दोनों से अंग्रेज की मदद की थी, 1857 के विद्रोह से बिहार के कौन सा भाग अप्रभावित रहा, यानी कि उस भाग में विद्रोह नहीं फैला था। तो बात करेंगे तो हमारा ये सिर्फ मुंगेर जो था अप्रभावित रहा था 1857 के विद्रोह से। कौन सा? मुंगेर अप्रभावित रहा था। बात करेंगे 1857 के विद्रोह के दौरान, तो बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा वर्तमान भोजपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना से पीर अली का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, जो पुस्तक विक्रेता थे, ने विद्रोही का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन्होंने विद्रोही सिपाही का समर्थन किया। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो अभी हम लोग पढ़े थे, बेगम हजरत महल, जिसको बेगम ऑफ अवध के नाम से भी जाना जाता है, और इनको महक परी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? महक परी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किस कारण असफल रहा 1857 का विद्रोह, इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो ये किसी समान योजना और केंद्रित संगठन की कमी थी। इसमें किसी योजना या सामान्य केंद्रीय संगठन की जो कमी पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसको। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी पाई गई है। विद्रोहियों के नेता में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किसी प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्य उन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य तथा या भावी समाज में अर्थव्यवस्था
के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव पाया गया है। चलिए देखते हैं हम कथन दिया हुआ है 51 नंबर क्वेश्चन में, इसको देखेंगे हम लोग। कथन को कह रहा है तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण में दिया हुआ है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासकों उनका साथ देने में कतरा गए। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर को चुनना है, सही उत्तर को हमको चुनना है। तो क्या कह रहा है कि दोनों कथन को और को सत्य है और को का सही स्पष्टीकरण करता है। तो देख लेते हैं हम लोग, ये सही है हमारा, दोनों कथन भी सही है और इसका स्पष्टीकरण भी सही करता है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, सही है। और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, अभी हम लोग पढ़े ही थे ऊपर। और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासकों द्वारा इनका साथ देने में कतरा गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये 1 नवंबर 1858 को की थी। कब की थी? 1 नवंबर 1858 में ब्रिटिश ताज नियंत्रण में लेने की घोषणा महारानी विक्टोरिया ने कर दी थी। देखते हैं इसको। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन से समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव, एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का चयन किस प्रांत से किया था? तो ये गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया गया था। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? कथन की बात करेंगे तो 1857 को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। तो सैनिक विद्रोह किसने कहा था? जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त हुआ था। उनके अनुसार यह एक स्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर के द्वारा। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिया पेंडेंस 1857 के विद्रोह को सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। अच्छा, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन सा है? तो ये पीला आयोग। 1857 के बाद कौन सा फौज का नव संगठन किया गया? तो ये पीला आयोग का किया गया था। बात करते हैं पीला आयोग को। तो 1857 के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव संगठन के लिए पीला आयोग का गठन किया गया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिक की संख्या 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई थी तथा भारतीय सैनिक की संख्या 2,38,000 से घटकर 1,40,000 कर दी गई थी। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिक 1:2 का अनुपात रखा गया था।
जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 कर दिया गया था। नील विद्रोह किसके बारे में था? बात करेंगे नील विद्रोह की, तो नील विद्रोह किसके बारे में था, इससे बात करते हैं। तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक असामान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था। इसमें कौन सा सही है हमको ये देखना है। तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। ज़बरदस्ती अमान्य मूल्य पर कराई जा रही है। चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। 1859-60 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बगान मालिकों के विद्रोह हुआ। यह आंदोलन के नील विद्रोह के नाम से जाना जाता था। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, जिसमें बंगाल मालिकों किसान को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देते थे। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बगान मालिक को पूर्व निर्धारित दर, जो बहुत ही कम दर होती थी, पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार बेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक भी लिखे हैं। कौन? दीनबंधु मित्र ने। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, कौन सा था? तो ये रैयतवारी व्यवस्था थी। कौन थी? रैयतवारी व्यवस्था थी। रैयतवारी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए जिम्मेदार माना जाता था। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना की बात करेंगे तो ये करम शाह किए थे। कौन किए थे? करम शाह किए थे। फराजी कौन थे? फराजी की बात करेंगे तो ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये ही है, हाजी शरीयतुल्लाह ने फराजी आंदोलन की शुरुआत किए थे। कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन संगठित किया गया था। बात करते हैं कूका आंदोलन को। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। कूका आंदोलन जो था वो बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया था। कौन सा आंदोलन? कूका आंदोलन, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में हुआ था। भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता है। भगत जवाहर मल को किस नाम से जाना जाता है? तो सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। कूका आंदोलन को संगठित किया था तथा जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई थी। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था, इसके बारे में पढ़ेंगे। अकाल की छाया, महाजन के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। तो दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण जो था महाजन के द्वारा ऊंची ब्याज दर। क्या था? महाजन के द्वारा ऊंची ब्याज दर। जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना। भू राजस्व की ऊंचा ब्याज दर कृषकों को अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पर उनसे हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था के जटिल एवं खर्चीले प्रणाली के कारण किसानों को अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। इसी परिस्थिति में 1875-76 के अकाल कृषकों की ऋण शोधन क्षमता से पूरी तरह खत्म कर दिया गया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर और वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गया।
महाराष्ट्र में रामोसी कृषक द्वारा जत्था किसने स्थापित की थी? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक द्वारा जत्था किसने स्थापित की थी? तो वासुदेव बलवंत फरके किए थे। किसने किए थे? वासुदेव बलवंत फरके ने किया था। रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? वासुदेव बलवंत फरके ने। कब किया था? तो 1845 से 83 तक चला था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामोसी विद्रोह का सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह जो है किस इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। और इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सरदार चित्तूर सिंह थे। कौन थे? सरदार चित्तूर सिंह थे। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह की बात करेंगे तो ये बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम लोग। बघेरा विद्रोह 1818 से 20 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह कहाँ किया गया? बड़ौदा में किया गया। ब से बघेरा, ब से बड़ौदा याद रखेंगे। बड़ौदा के गायकवारों ने अंग्रेजी सेना के सहायता से बघेरों से अधिक एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदार ने विद्रोह कर दिया। 1818-19 ईस्वी के मध्य अंग्रेज प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन में है 1832, 1842, 1798, 1784। तो ये हमारा हो जाएगा। चौरी विद्रोह की बात करेंगे तो किसी भी प्रमाणित स्रोत से बिहार में चौरी विद्रोह कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है हमारा कि बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। संभवतः यहाँ आयोग चुआर विद्रोह पूछना चाहता था। ज्ञातव्य है कि चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान पश्चिम और झारखंड में 1768 तथा 1758 ईस्वी में बड़े पैमाने पे हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़े पैमाने पे हुआ था। और इसका आंसर जो है लोक सेवा आयोग द्वारा क्या लगाया गया है? तो ये सी लगाया गया है। सी माना गया है। कब माना गया है? 1798 में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विद्रोह करने वाली राजनीतिक नाम क्या, जनजाति का नाम क्या था? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो ये खोंड जनजाति थे। कौन सी जनजाति? खोंड जनजाति थे। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेज को विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा के राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया, उसी के कारण ये विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह ही नहीं हुआ था। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसीलिए कोई भी आंसर सही नहीं होगा। ठीक है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? किस अंग्रेज कमांडर को संथाल ने हरा दिया था? तो मेजर बारो को हराया था। किसे हराया था? मेजर बारो को हरा दिया था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सिंधु और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने किया था? सिंधु और कान्हू ने किया था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु और कान्हू अभी जस्ट पर है। संथाल विद्रोह का नेता मुंडाओं के विद्रोह का खड़ा किया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा कब किया था? तो 1895 ईस्वी में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा कब किया था? 1895 ईस्वी में किया था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किए थे। किसका नेतृत्व? बिरसा मुंडा ने किए थे इसका नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से, मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है।
1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? कार्य क्षेत्र की बात करेंगे बिरसा मुंडा का, तो इनका कार्य क्षेत्र रांची था। रांची से भागलपुर तक फैला हुआ था इनका कार्य क्षेत्र। 1899 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति के नाम से कौन था? तो ये बिरसा मुंडा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बात करेंगे किसके पक्ष में थे, तो बिरसा मुंडा साहब किसके पक्ष में थे? ये झारखंड के पक्ष में थे, झारखंड के पक्ष में थे। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में किया गया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किस क्षेत्र में? तो ये सिंहभूम क्षेत्र में कोल विद्रोह किया गया था। सिंहभूम के क्षेत्र में 1831 में कोल विद्रोह छोटा नागपुर के सिंहभूम क्षेत्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हौज विद्रोह कहाँ हुआ था? हौज विद्रोह की बात करेंगे तो हुआ था 1820 से 21 ईस्वी के दौरान हुआ था। ये कहाँ था? संथाल परगना के क्षेत्र में पड़ता था हौज विद्रोह, संथाल परगना के क्षेत्र में। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये किया था किस स्थान पे? अंग्रेज के खिलाफ किस स्थान पे आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया था? तो छोटा नागपुर की हो जनजाति ने 1820 से 21 ईस्वी तथा पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी गई। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। सिद्ध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल खिलाफ बगावत नहीं की? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल खिलाफ बगावत नहीं किया था। तो क्या दिया है ऑप्शन? विजयनगर का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु का पोलीगार, त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी। तो ये हैदराबाद का निजाम थे। कौन थे? हैदराबाद का निजाम थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मंठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है आनंद मंठ में। किसका? सन्यासी विद्रोह का किया गया है। वंदे मातरम गीत भी आनंद मठ से ही लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लीटन। कौन? लॉर्ड लीटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? बात करेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, तो इसको लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया। रिपन ने रद्द कर दिया। बात करेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, तो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के ही समान स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया और इनमें अपराधी के अपील का अधिकार नहीं था। अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार के विरोधी हो, कानून का विरोधी हो। करने वाले मुद्रालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामला दर्ज किए गए। किन किन कौन कौन से समाचार पत्र हैं देखेंगे? सोम प्रकाश, भारत मिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक समाचार पत्रों को विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो था जमींदारों के साथ किया गया था। किसके साथ? जमींदारों के साथ किया गया था। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। कब किया? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे इस्तेमरारी या जागीरदारी या मालगुजारी एवं बिसेबदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त की इस्तेमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिसेबदारी आदि के नाम से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू हुई थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा, कितना प्रतिशत? 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया।
जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। कौन थे? छोटे पूंजीपति थे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? क्या था इसका कारण? देखते हैं। जमींदारों का जीवन का अधिकार न रहना, जमीन पे अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का निर्णय करना। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा कारण था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना हमारा इसका कारण हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई, जो 22 मार्च 1793 ईस्वी को परमानेंट सेटलमेंट, जिसको अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई थी। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व से एक निश्चित राशि को तय करना था। रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? रैयतवारी व्यवस्था की बात करेंगे तो सर्वप्रथम मद्रास के क्षेत्र में लागू की गई थी। कहाँ की गई थी? मद्रास के क्षेत्र में। रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु 12 महल क्षेत्र में लागू की गई। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई थी। टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवारी व्यवस्था से है। किसका संबंध? टॉमस मुनरो का एवं अलेक्जेंडर रीड का भी। रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि बंगाल और बिहार में भूमि का किराएदार के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब आया था? तो बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में आया था। कब आया था? 1885 में आया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की बात करेंगे तो महात्मा गांधी। किसने किए थे? महात्मा गांधी सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे। सॉरी, सत्यार्थ प्रकाश पूछा था ना, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। कौन? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की बात करेंगे तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूलशंकर था इनका नाम। मूलशंकर इनका मूल नाम था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ये शिशिर कुमार घोष किए थे। कौन किए थे? शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष द्वारा 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की गई। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, लेकिन 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात इस समाचार पत्र को अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित कर दी गई थी। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने ही की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। किसके? हिंदू पेट्रियाट के। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये हो जाएगा W.H. सेलिमन को हो जाएगा। किसे हो जाएगा? W.H. सेलिमन। बात करेंगे उस समय गवर्नर जनरल की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ठगी प्रथा की समाप्त किया गया था। किसके काल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो 1917 में चलाया गया था। कब? 1917 में चलाया गया था। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया। N.G. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस वर्ष में B.D. सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? किस वर्ष में B.D. सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? ये हो जाएगा हमारा, कब हो जाएगा? B.D. सावरकर वर्ष 1937 से 43 ईस्वी तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। B.D. सावरकर ने अभिनव भारत नामक की स्थापना कब से कब तक रहा था? तो 1937 से लेकर 43 ईस्वी तक महासभा के अध्यक्ष रहे। कौन? B.D. सावरकर। और B.D. सावरकर ही अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया था। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया था। सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे?
मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1916 में किए गए थे। कब किया गया था? 1916 में। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर वर्ष 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ था। इस समझौते द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मुद्दे को कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? बात करते हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के बारे में। तो वो दिल्ली कब पहुंचे थे? 13 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे थे। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन को। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया गया? तो ये 16 जुलाई 1947 को पारित किया गया। कब पारित किया गया? 16 जुलाई 1947 को इंग्लिश में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पारित किया गया। बात करेंगे माउंटबेटन योजना के आधार पे 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पेश किया गया। कब? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता विधेयक को पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया था। तत्पश्चात विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। पेश कब किया गया था? तो ये 4 जुलाई 1947 को किया गया। पेश किया गया नहीं, किसके आधार पे? माउंटबेटन योजना के आधार पे 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पेश किया गया और 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, 16 जुलाई को लॉर्ड्स द्वारा विधेयक को पारित कर दिया गया और स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हो गई थी। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया? ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया? तो ये अभिंद्रनाथ टैगोर किए थे। कौन किए थे? अभिंद्रनाथ टैगोर किए थे। बात करते हैं भारत माता। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार अभिंद्रनाथ टैगोर, जिसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं। बात करेंगे अभिंद्रनाथ की, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं। इसके द्वारा 1905 में यह पेंटिंग को चित्रित किया गया था। कब? 1905 में किया गया था। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो ये लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 में की गई थी। कब की गई थी? 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और डैश ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, जिसको भाईचारा कहते हैं। ठीक है, बंधुता जो पूरी दुनिया को प्रेरित किए थे। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व जो भाईचारा का नारा था, राज्य क्रांति की देन थी। किसकी? फ्रांस राज्य क्रांति की देन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिए थे। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। देखते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। गरमपंथी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता है, न कोई औद्योगिक प्रगति, न शिक्षा, न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। इसलिए तिलक ने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। वर्ष 1916 में देश में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसमें एक लीग के नेता लोकमान्य तिलक थे तथा दूसरी लीग का नेतृत्व एनी बेसेंट कर रही थी। दोनों लीगों की मांग स्वशासन थी। इस लीग आंदोलन के दौरान तिलक ने उपरोक्त नारा दिया था। किस लीग के तहत? होम रूल लीग के तहत ही लोकमान्य तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। किस सन में? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। किसके काल में? तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था। पढ़ते हैं एक बार।
लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय रहा। उसने अपने शासनकाल के दौरान शैक्षणिक सुधारों के लिए वर्ष 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर वर्ष 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? कौन सा अखबार उदारवादी नीतियों का प्रचारक करता था? तो ये लीडर था। कौन सा? लीडर था। लीडर जो था अखबार वो मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक था। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। कौन करते थे? महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? बात करेंगे आधुनिक शिक्षा की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये रखा गया था 1935 के मैकाले आयोग के तहत। किसके? मैकाले आयोग के तहत आधुनिक शिक्षा प्रणाली को रखा गया था। चलिए डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। इसमें भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के मिन्ट्स से पड़ी। मैकाले का मानना था कि यूरोप के अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी एक कक्ष है। यानी कि मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी एक कक्ष है भारत, और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यूरोप का जो एक कक्ष का अलमारी है वो भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए भारत में अंग्रेजी को ही उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की मंजूरी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? किस वर्ग को आकर्षित किया था? तो बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जाति, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार रजवाड़े। तो बात करेंगे हमारा तो हो जाएगा इसमें बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जाति एवं उदार रजवाड़े, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को शामिल नहीं किया गया था। इसमें भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे माना जाता है? पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता या जनक के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत के नाम से भी किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक की बात करेंगे तो ये राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे आत्मीय सभा के संस्थापक। 1815 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, वही रिपीट क्वेश्चन आ गया, तो 1828 में की गई थी। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती प्रथा को किसने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने गैर कानूनी घोषित किया था। कब? 1829 ईस्वी में। कौन सी धारा के तहत? 17 धारा के तहत, नियम 17 के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया था। किसे? सती प्रथा को। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? बात करेंगे क्या था उनके पुस्तक का नाम, तो ये हो जाएगा वेदांता ग्रंथ। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक था वेदांता ग्रंथ था। कौन था? वेदांता ग्रंथ। फराजी आंदोलन के विद्रोह में 1893 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया था? किसने चलाया था? तो ये जौनपुर के करामत अली ने चलाया था। कौन चलाया था फराजी आंदोलन? जौनपुर के करामत अली ने चलाए थे। देखिए नोट में क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। ताईयूनी आंदोलन का प्रारंभ 1839 में हुआ था, न कि 1893 में। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। ऊपर प्रश्न में दिया था कि 1893 में ताईयूनी आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था?
तराई आंदोलन जौनपुर के करामत अली ने प्रारंभ तो किया था, लेकिन यह 1839 में हुआ था, ना कि 1893 में। याद रखेंगे। सर सैयद अहमद खां के सबसे कट्टू आलोचक कौन थे? सबसे कट्टू आलोचक की बात करेंगे सर सैयद अहमद खां की, तो ये जमलाउद्दीन अफ़गानी थे। कौन थे? जमलाउद्दीन अफ़गानी सर सैयद अहमद खां के सबसे कट्टू आलोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? किस समस्या हेतु महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो ये दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। देखते हैं एक बार। 1892 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के सामने मुकदमों को देखने का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी जी ने स्वीकार किया था और 1893 ईस्वी में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पारित किया गया? यानी विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 में पारित किया गया। कब किया गया? 1904 में पारित किया गया है। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। बात करेंगे विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? टॉमस रेले बने थे। और वर्ष 1904 में उसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहे थे। कब रहे थे? 1899 से 1905 ईस्वी तक। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? नील दर्पण की बात करेंगे तो इन्होंने दीनबंधु मित्र ने लिखा था, लेकिन नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। किसने? माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे इसको कि कौन ने, किसने कहा था ये? तो ये मैकाले ने कहा था। टीबी मैकाले ने कहा था कि मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का तख्ता भारत एवं अरब समस्त साहित्यों से अधिक मूल्यवान था। किसका कहना था ये? मैकाले का कहना था। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1909 में किया गया था। कब किया गया था? 1909 में किया गया था। अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व प्रांतीय स्तर पर हिंदू सभा महासभा स्थापित की गई। सबसे पहले पंजाब प्रांत में वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की गई। पंजाब के बाद बंगाल तथा संयुक्त प्रांत में हिंदू सभा की स्थापना। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना अप्रैल 1915 में हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही को हमको देखना है। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, बिल्कुल सही है। 1908 में कांग्रेस में फूट पड़ा था, ये गलत है हमारा। 1919 में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आया था, बिल्कुल सही है। बात करेंगे बंगाल विभाजन 1905 में और 1907 में, ये दिया हुआ है। जो 1908 में कांग्रेस में फूट जो विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में कांग्रेस विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 जो व्यक्ति से संबंधित रखता है, सूची 2 जो विषय से संबंधित रखता है, साथ सुमेलित कीजिए। उसको सुमेलित करना है, कौन सा व्यक्ति किससे संबंध रखता था। बात करेंगे मैकडोनाल्ड को, इधर देखते हैं मैकडोनाल्ड लिलिथगो एवं डलहौजी चेम्सफोर्ड। तो हम यहाँ पे मिला देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा क्या आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका सही आंसर है। ऐसे मैकडोनाल्ड की बात करेंगे तो कैम्यूल अवार्ड से संबंध रखते थे। लिलिथगो की बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव। डलहौजी की बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और चेम्सफोर्ड की बात करेंगे तो द्वैध शासन से संबंध रखते थे। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो एका आंदोलन की बात करेंगे तो ये एका आंदोलन अवध के क्षेत्र में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? अवध के क्षेत्र में चलाया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता है।
खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार के स्वयंसेवक लाल कुर्ती पहनते थे, जिस कारण खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती दल ने गफ्फार को फरब ए अफगान की उपाधि दी थी। इन्होंने पख्तून नामक एक पवित्र पत्रिका पश्तो भाषा में निकाली, जो बाद में 10 रोज़ा नाम से प्रकाशित हुआ था। किस नाम से? 10 रोज़ा नाम से प्रकाशित हो गया था बाद में। जमींदारों द्वारा कृषक के मांग के नए बेगार या अवध उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है किस नाम से? पेथी के नाम से जाना जाता है। वेथी। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरणों को किस नाम से जाना जाता था? तो बेथी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है। यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था कि पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है। यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष या महिला या बालक भारत में जीवित रहा। किसने? तो लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। किसने कहे थे? लाहौर में कहे थे, जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। यह किसने कहा था? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे, उन्होंने ये कथन कहा था कि मैं जहाँ हूँ वहीं पे जगदीशपुर है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती आबा का अवतार मानते थे। किसका? धरती आबा के नाम से भी बिरसा मुंडा को जाना जाता है। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी? तो देवघर में की गई थी। कहाँ की गई थी? देवघर में। स्वदेशी आंदोलन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बहिष्कार, बाइकॉट एवं स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में तत्कालीन बिहार, जो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, देवघर नामक स्थान पर गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। कहाँ? देवघर में की गई थी। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो द बिहार हेराल्ड था। कौन था? द बिहार हेराल्ड पटना से प्रकाशित की जाती थी। जो किसके द्वारा प्रकाशन की जाती? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब किया गया? 1875 ईस्वी में किया गया था। बिहार का पहला समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से प्रशासनिक उद्देश्य के प्रकाशित किया गया था। उस समय पटना के कमिश्नर कौन थे? विलियम टेलर थे, जो 1856 में एक उर्दू अखबार ए बिहार का प्रकाशन शुरू करने की पहल किया था। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम ने किया था। किसने? जगजीवन राम ने रविदास सभा का गठन किया था। बात करेंगे 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन बाबू जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1935 में अस्पृश्यों के लिए समानता प्राप्त के लिए समर्पित संगठन था। जगजीवन राम वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन भी किया था। यदि नील की खेती करने की छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता? यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो ये तवान कर देना पड़ता था। बात करेंगे हम लोग तवान की। देखते हैं कि किसानों को अपने ज़मीन के कम से कम 2/20 भाग पर नील की खेती करना था। उन यूरोपीय मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, जिसे तवान कहते थे। यानी कि क्षतिपूर्ति कर को तवान कहा जाता था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? बात करेंगे प्रार्थना समाज के संस्थापक की, तो ये आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करेंगे तो 1867 ईस्वी में आचार्य
चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था के 1829 में जुड़े थे और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन कर देना था। रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व कौन थे? 19वीं शताब्दी में नव हिंदूवाद के ये हो जाएंगे हमारा, कौन हो जाएंगे? स्वामी विवेकानंद। नव हिंदूवाद कौन हो जाएंगे? स्वामी विवेकानंद। चलिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ तथ्य दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद 1857 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथ का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं के व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को ही है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वो शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खानपान तक सीमित नहीं रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो किसने भाग लिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने भाग लिया था। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज था? तो ये आर्य समाज थे। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर था। 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध के रूप में स्थापना करना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? 1873 ईस्वी में की थी। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किए थे। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मण एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों के निम्न जातियों की रक्षा आवश्यकता पर बल दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सेम प्रश्न है, तो ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे तो किसने स्थापना की थी? मैडम एच.बी. ब्लॉटवर्स्की की थी। किसने की थी? मैडम एच.पी. ब्लॉटवर्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, तो एक रूसी महिला जो थी मैडम एच.पी. ब्लॉटवर्स्की, अमेरिका सैनिक अधिकारी कर्नल ऑकलैंड विलियम कॉन जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों को आत्मविश्वास जगाना और बढ़ाना, धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बन गई थी एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी? कलकत्ता अधिवेशन के 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट पहली कांग्रेस अध्यक्ष महिला बन गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बन गई थी, अभी जस्ट हुआ था। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई। नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी? ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी। कौन सा आंदोलन? नारी आंदोलन। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मजदायासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? संस्थापक के नाम को देखना है। तो प्रार्थना समाज की बात करेंगे, इसमें हम लोग प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आत्मारंग पांडुरंग। और क्या दिया हुआ है? यंग इंडिया की बात करेंगे तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख हो जाएंगे। सत्यशोधक समाज की बात करेंगे ये हो जाएंगे ज्योतिबा फुले। और रहनुमाई मजदायसन की बात करेंगे तो ये नौरोजी फुरदोंजी हो जाएंगे, नौरोजी। इसलिए हमारा ये सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का स्वरूप क्या था जो 1919 में हुआ था? नाई धोबी बंद यानी नाई धोबी बंद ये जो हमारा किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था नाई धोबी बंद। इसका संबंध ये था कि 1919 ईस्वी के अंतिम दिनों में किसान का संगठन विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले के एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल ने इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली परंतु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 ईस्वी के मध्य में एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। क्या थी? अद्भुत क्षमता थी। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? बात करेंगे तो ये 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि हस्तांतरण को पारित किया गया था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बात करेंगे अवध की एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? तो ये बिहार के किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद का संबंध था। बात करेंगे कि किसान आंदोलन की तो स्वामी सहजानंद ने बिहार के प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी पर था उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण ही किसान प्राण भी कहा जाता था। किसे? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। हम लोग इस श्रृंखला में 150 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन को देखेंगे। इसी क्रम में हम लोग का 149वां प्रश्न है, ठीक है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री के पद पे भी आसीन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। सुरक्षा एवं प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा एवं प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। किससे? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स से सुरक्षा एवं प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। कितना प्रश्न है इस पेज में देख लेते हैं। 2 प्रश्न है, इसको देख ही लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको पढ़ देते हैं डिस्क्रिप्शन को। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेली जेली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्यों की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते थे कि अपने पड़ोसी राज्य की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाओं सुरक्षित रहे।
उस समय भय मुख्यतः अफगान और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा की बंगाल की रक्षा थी। बेलीजेली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंध में परिवर्तन आया। बेलीजेली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने का बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरों में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां जो थी वो नीचे दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। कंपनी का भारतीय रियासतों को समानता के लिए संघर्ष 1740 से 65 ईस्वी, सुरक्षा पर कोष नीति या घेरे की नीति 1765 से 13 ईस्वी, 1813 ईस्वी, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857 ईस्वी, अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1835 ईस्वी, और बराबर के संघ की नीति 1835 से 1847 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इस सेशन का आखिरी प्रश्न होगा हमारा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। पढ़ लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवान मोहम्मद राजा खां और सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से मानी जाती थी, के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों को निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। कलाई समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया है। उसने प्रवर समिति को लिखा था कि यह छाया आवश्यक है तथा इसको स्वीकार करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन 151 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट दूसरा पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे 152 से प्रश्न संख्या 152 से हम लोग देखेंगे, ठीक है। 152 से प्रश्न संख्या देखेंगे पार्ट 2 के वीडियो में। ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा सेशन, अच्छा बुरा या क्या कमी चाहिए, क्या कमी है इसमें, क्या और ऐड करना चाहिए, ज़रूर सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद।